नमस्कार साथियों। आज इस कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। आज हमारे साथ हैं पत्रकार लेखक विकास कुमार झा, जिनकी रचनाओं से हम सभी वाकिफ हैं। और बेहद खुशी की बात है कि गोवा की पृष्ठभूमि पर लिखा गया इनका उपन्यास हाल ही में राजकमल प्रकाशन से छपकर आया है। और बेहद ही दिलचस्प कथा है इस उपन्यास की, जिसके बारे में हम विकास जी से अभी कुछ जानेंगे। एक छोटा सा परिचय विकास जी का मैं पढ़ना चाहूँ। विकास जी का जन्म 10 जुलाई 1961 को बैरगिनिया, सीतामढ़ी, बिहार में हुआ। आप हिंदी पत्रकारिता के एक समर्थ हस्ताक्षर हैं। आपकी प्रकाशित कृतियां हैं बिहार में राजनीति का अपराधीकरण, सत्ता के सूत्रधार, आजादी के बाद का भारत, मैक्लुस्कीगंज, वर्षावन की रूप कथा, गयासुर संधान, राजा मोमो और पीली बुलबुल उपन्यास, उल्लास की नाव, जो कि पॉप संगीत की मल्लिका उषा उथुप की जीवनी है, इस बारिश में कविता संग्रह, जमपुत्र, सोन मछरिया, मैथिली में लिखित नाटक और परिचय पत्र, बिहार के बांग्ला भाषियों के जीवन पर एक बांग्ला पुस्तक। बिहार की मुक्तकामी जनता के संघर्ष में सदैव सक्रिय आपकी रचनात्मक हिस्सेदारी रहती है। मैं विकास जी का उपन्यास राजा मोमो और पीली बुलबुल, मैं विकास जी से आग्रह करूंगा कि वो आए और हमें इस उपन्यास के बारे में भी बताएं और इसका कुछ अंश हमें पढ़ के सुनाएं। आप सबको नमस्कार और राजकमल प्रकाशन समूह को विशेष आभार कि आज मेरे इस नए उपन्यास राजा मोमो और पीली बुलबुल इतना सुंदर संयोजन किया गया है। आप लोगों को ये आधे घंटे का इंतजार करना पड़ गया। वो मेरी कुंडली का योग है, बिना बाधा के मेरी राह आसान नहीं होती है, तो इसे कैसे विलंब होता है। तकनीकी कारण से आधे घंटे तक हम लोग संघर्ष कर रहे थे। अब बात शुरू करते हैं। ये सबसे पहले तो मैं बहुत संक्षेप, ये लगता है कि कहानी बोलती है, लेखक को क्या बोलना है क्या कि बहुत से मित्र प्रश्न करते हैं कि गोवा पर यही उपन्यास क्यों, क्योंकि आप तो बिहार के निवासी हैं, बिहार की पत्रकारिता में रहे, पटना में रहते हैं। लेकिन अनुपम जी, एक तो खास बात यह है जो मेरे इस छोटे से जीवन का एक छोटा सा संकल्प है कि इतना बड़ा देश, सुंदर देश है हमारा भारत, तो वह और हिंदी में जो एक कंजर्वेटिव कंसेप्ट है कि हिंदी लेखक सिर्फ हिंदी पट्टी पर ही लिखेंगे, इस कंजर्वेटिव कंसेप्ट को मैं अपनी थोड़ी सी ऊर्जा से मैं दूर करना चाहता हूँ कि नहीं, ये नहीं है। अगर डोमिनिक लैपियर, अनुपम जी आकर कलकत्ता के जीवन पर सिटी ऑफ जॉय लिख सकते हैं तो हम अपने देश के प्रांत कर्नाटका के जीवन पे वर्षावन की रूप कथा क्यों नहीं लिख सकते? हम झारखंड के जीवन पर मैक्लुस्कीगंज क्यों नहीं लिख सकते? या उषा उथुप जी जो मूलतः तमिलनाडु की हैं, कलकत्ता में स्थायी रूप से रहती हैं, अब उषा 22 भाषाओं में गाती है। उषा उथुप जी की जीवनी क्यों नहीं एक हिंदी लेखक लिख सकता है? क्योंकि आमतौर पर धारणा है कि पॉप सिंगर की जीवनी पहले अंग्रेजी में आएगी, क्योंकि थोड़ा वो अंग्रेजी ना संगीत है। लेकिन ये जो एक कई तरह के मन में जो बैरियर्स हैं, इसको तोड़ा जाना चाहिए। गोवा उपन्यास उसी की एक कड़ी। देखिए, सबसे पहली बात तो ये है, 2011 में अनुपम जी मैं गोवा पहली बार गया था और वहाँ मेरी बड़ी हसरत थी कि मैं मारियो मिरांडा साहब से मुलाकात कर। देश में बड़े नामचीन कार्टूनिस्ट लोग हुए, लेकिन आर.के. नारायण और मारियो मिरांडा हमारे बड़े फेवरेट थे। तो मेरा लड़का उस समय में मणिपाल में इंजीनियरिंग पढ़ रहा था, कंप्यूटर साइंस से, तो वो भी मेरे साथ था। मणिपाल से बहुत 4 घंटे का सफर है गोवा। पहली बार मैं उसी के इशार पे मैं गया गोवा। उसने मुझे कहा कि भाई पापा गोवा चलेंगे, तो मैंने कहा कि मणिपाल से गोवा कैसे जाएंगे, वो भूगोल मुझको पता नहीं था। तो उसने बताया कि बिल्कुल ये कोंकण का इलाका जो है वो बिल्कुल पास है और 4 घंटे के सफर से हम उडुपी स्टेशन से पहुंचेंगे वहां गोवा, मडगांव। खैर, तो मारियो मिरांडा से जब मैं मिला, उस समय थे दुनिया में, 2011 में के अंत में उनका निधन हुआ,
तो मारियो साहब ने मुझसे कहा कि आप हिंदी के उपन्यासकार हैं, आप गोवा पे हिंदी में उपन्यास क्यों नहीं लिखते? तो मैंने कहा कि बहुत अच्छी बात है, आपने ये इंस्पायर किया, इसके लिए आपको बहुत शुक्रिया। लेकिन आप मुझे ये बताएं कि ये ख्याल आपके मन में कैसे आया कि मैं गोवा पे एक उपन्यास लिखूं? तो मारियो मिरांडा ने मुझसे कहा कि देखो, ऐसा है कि गोवा के बारे में हिंदी बेल्ट में एक बहुत गलत धारणा है कि गोवा मौज मस्ती का एक स्टेट है। वहां समुद्र तट पर जाकर लोग अर्धनग्न होकर वहां धूप सेकते हैं। देश विदेश के पर्यटक आके वहां मौज मजे करते हैं, शराब पीते हैं, फेनी पीते हैं, वगैरह वगैरह। उन्होंने कहा कि गोवा की छवि दरअसल बाहर की दुनिया में बहुत अच्छी नहीं है, जबकि सच्चाई है, मारियो मिरांडा ने मुझसे कहा, कि जब तुम गोवा के गांवों में घूमोगे तो गोवा गांव, एक तो अनुपम जी, गोवा मात्र 2 जिलों का प्रांत है। इतना नन्हा, भारत का सबसे छोटा प्रांत है गोवा। जी। मात्र 2 जिलों का प्रांत है। तो ऐसी सूरत में उन्होंने कहा कि जब तुम गोवा के ग्रामीण अंचल में घूमोगे तो तुमको पता चलेगा कि गोवा दरअसल गांव का गोवा है जी। ये समुद्र पर तट पर अय्याशी करने वाला, फेनी या अन्य शराब पीकर मस्ती करने वाली जगह नहीं है। ये बाहर के पर्यटक आकर के हमारे यहाँ आनंद लेते हैं। टूरिज्म एक बड़ा हमारा आमदनी का जरिया है। बट उन्होंने कहा मुझसे कि सच है जब तुम गोवा के इंटीरियर्स में जाओगे। और मैं अनुपम जी एक अद्भुत बात कहूँ आपसे कि जब मैं सी बीच पे मैं घूम रहा था तो मैंने एक बुजुर्ग थे जो गोवा के ही रहने वाले थे, उनसे मेरी बात हुई, परिचय किया। तो उन्होंने कहा मैं मूल गोवन। उन्होंने मुझसे, मैंने कहा कि ये जो समुद्र तट पे जो यहाँ लोग लगभग नग्नावस्था में यहाँ धूप सेक रहे हैं, तो आपका रिएक्शन, आप लोगों का गोवंश का क्या है? तो उन्होंने हमसे पूछा कि आप कहाँ के रहने वाले हो? तो मैंने कहा बिहार का। तो किस शहर में? मैंने कहा कि बिहार का कैपिटल है पटना, वहां का रहने वाला हूँ। आपके यहाँ नदी बहती है शहर में, पटना में? मैंने कहा गंगा बहती है। तो उन्होंने कहा कि गंगा के किनारे अगर ये दृश्य रहेगा वहां क्या रिएक्शन होगा? तो मैंने कहा कि वहां तो पहले लाठीचार्ज होगा, फिर टीयर गैस चलेगा, और अगर टीयर गैस से भी नहीं संभला तो शायद फायरिंग हो, हवाई फायर होगा, उसके बाद बाकायदे फायरिंग। तो उन्होंने कहा, जो बुजुर्ग गोवन थे, कहा कि हमारी आत्मा में भी रोज लाठीचार्ज होता है, हमारी आत्मा में रोज टीयर गैस चलता है, हवाई फायर होता है और गोलियां चलती है। हमारी आत्मा छलनी होती है, लेकिन हम क्या करें? पोर्चुगीज के जमाने से जी आपको पता है, और इस उपन्यास में भी है, राजा मोमो और पीली बुलबुल में, ये पूरा इतिहास है अपने आप कि 1961 में गोवा पोर्चुगीज के हाथों से आजाद हुआ। 1947 में हम लोग आजाद, भारत को आजादी मिली, लेकिन गोवा को आजादी मिली 1961। और डॉक्टर राम मनोहर लोहिया जैसे दिग्गज नेता के नेतृत्व में ये लड़ाई लड़ी गई, बड़ा संघर्ष हुआ, और अंत में पुर्तगालियों ने, सालाजार जो डिक्टेटर था उस समय में, सालाजार ने की फौज ने वहां हथियार डाल दिया पांजिम में और गोवा के विभिन्न हिस्सों में। लेकिन उस दिन भी सालाजार ने पार्लियामेंट में कहा कि गोवा हम हारे नहीं। एक ऐसा उनका ये था कि हम गोवा छोड़े नहीं। जी तो जी। ये सारी बातें, तो मैंने कहा कि नहीं ठीक है। और मारियो 2011 में जब गुजरे तो मुझे याद आया कि मारियो से एक वादा था, और इसलिए इस उपन्यास की भूमिका में मैं उसका शीर्षक ही है, मैंने वायदा पूरा किया आदरणीय मारियो। ये मारियो मिरांडा जैसी ग्रेट हस्ती, जैसे भूपेन हजारिका असम के मतलब बहुत पूज्य व्यक्तित्व हैं, मारियो मिरांडा गोवा के बड़े पूज्य व्यक्तित्व रहे और उनके कार्टून्स दुनिया में छाए। तो इस तरह मैंने कहा कि ये मारियो से मेरा वादा था। और फिर उसके बाद गोवा की मैंने अनेक यात्राएं, मेरे जितने भी उपन्यास और सब राजकमल से छपे हैं, या फिर उषा उत्तुप की जीवनी है, आप देखेंगे वह बहुत रिसर्च करके और वो लिखा हुआ है। क्योंकि देखिए अनुपम जी, मैं मानता हूँ यह सिर्फ मनोरंजन का युग नहीं है, साहित्य में ज्ञान का युग है। जी। हर व्यक्ति चाहता है कि अगर मैं राजा मोमो या मैक्लस्कीगंज या दुनिया की अभी जो किताबें आ रही हैं, मैं कुछ भी पढ़ूं तो मुझे नॉलेज क्या मिला? सिर्फ
एक रोमांटिक कहानी पढ़ के पाठक आज का संतुष्ट नहीं हो रहा है, नहीं होता। उसको ये लगे, तृप्ति मिले कि हमको उपन्यास का आनंद तो मिला ही, जी हमको ज्ञान भी मिला। इसलिए मेरे जितने भी उपन्यास हैं, चाहे वो मैक्लस्कीगंज हो, वर्षावन की रूप कथा हो, गया सुर संधान हो, गया के जीवन पे है, गया बोध गया के जीवन पे, ट्विन सिटी पे, या ये राजा मोमो हो और उषा जी की जीवनी को, तो ये सब रियल लाइफ नॉवेल मैं कहता हूँ अनुपम जी, ये सारे मेरे नॉवेल्स रियल लाइफ नॉवेल हैं। इस उपन्यास में या मेरे किसी भी उपन्यास में 90% कैरेक्टर्स विथ रियल नेम्स हैं। अगर मेरे उपन्यास में अनुपम नाम का कोई युवक है तो अनुपम से आप जाके मिल सकते हैं। जी, ये मैक्लस्कीगंज में भी है, ये वर्षावन में भी है, ये गयासुर संधान में भी है और राजा मोमो में भी है। तो हिंदी पट्टी को गोवा की असली तस्वीर जो वाकई में गोवा है, उसकी तस्वीर बताने के लिए इस उपन्यास को मैंने लिखा। वाह जी, बहुत शुक्रिया सर, बहुत शुक्रिया इतनी विस्तृत जानकारी देने के लिए। बस एक छोटा सा आग्रह और कि आप हमें अंश इसका पढ़ के जरूर सुनाएं। मैं क्योंकि पत्रकार लंबे समय तक रहा हूँ जी, तो आप यह एक प्रश्न मैं आप ही को देता हूँ कि आप मुझसे पूछ सकते हैं जी। इस किताब का नाम राजा मोमो और पीली बुलबुल जी है ना? हाँ। तो राजा मोमो अनुपम जी, वहाँ का कार्निवाल बहुत फेमस है। गोवा में वसंत के दिनों में फरवरी के आसपास, फरवरी मार्च के बीच में वहां पे कार्निवल होता है, का उत्सव मनाया जाता है और इस उत्सव के लिए बाकायदे एक किंग मोमो का चयन होता है। लोग अप्लाई करते हैं इसके लिए और उसमें किंग मोमो के व्यक्तित्व के अनुरूप जो एक जिनका सिलेक्शन होता है वो कार्निवल में फ्लोट परेड में बाकायदे रथ पर निकलते हैं, अत्यंत सुसज्जित रथ पर निकलते हैं और पीछे झांकियां चलती हैं। जैसे 26 जनवरी और 15 अगस्त को परेड में झांकियां चलती हैं, उस तरह राजा मोमो के रथ के पीछे, किंग मोमो के रथ के पीछे झांकी निकलती है और चीफ मिनिस्टर या गवर्नर गोवा के या चीफ जस्टिस, इन तीनों में से कोई राजा मोमो को एक प्रतीकात्मक चाबी देते हैं, की ताला खोलने वाला की देते हैं और वो कहते हैं कि 4 दिनों तक के लिए आपका ये गवर्नेंस ऑफ हैप्पीनेस, यानी 4 दिन तक राजा मोमो गोवा में खुशी की सरकार चलाएंगे। तो ये राजा मोमो एक ऐसा प्रतीक है, यानी वो हैप्पीनेस का शासक है, वह जहां सिर्फ खुशी है और वो 4 दिन के लिए वह उनको यह सत्ता सौंपी जाती है मुख्यमंत्री, राज्यपाल या मुख्य न्यायाधीश के द्वारा समारोह में। और ये पीली बुलबुल, हालांकि एक सवाल है, क्या जिंदगी में सिर्फ 4 दिन ही खुशी रहनी चाहिए? और ये पीली बुलबुल गोवा की स्टेट बर्ड है, राजकीय पक्षी है पीली बुलबुल। तो इसका नाम इसलिए मैंने कहा कि बहुत से लोगों को लग सकता है कि भैया गोवा के ऊपर में तो इसका नाम राजा मोमो। तो अब ये मैं समझता हूँ हमारे पाठकों को, सभी दर्शकों को ये बात इस किताब के नाम के बारे में क्लियर हुआ होगा। अब शायद आप कहना चाहेंगे कि मैं कुछ अंश भी पढ़ूं। हाँ, एक बात और इसके साथ जोड़ना चाहूंगा। बताएं कि इधर राजकमल से कई सारी किताबें इन दिनों प्रकाशित हुई, मतलब अक्सर ही होती। इतना लंबा समय लेकर के, जैसा कि आपने बताया कि 2011 से आपने शुरू किया इसको लिखना और ये चल रहा है 2022 जी। मेरा ख्याल है कि लगभग 11 साल, 11 बिल्कुल। तो धैर्य है लिख पाने का और जो साहस है, जो क्षमता है, जो शक्ति है कि हम कहाँ से ऊर्जा स्रोत हमें मिल रही होती है कि हम लगातार 11 साल 12 साल तक एक काम में डटे रहते हैं। ये बहुत बड़ा काम हो जाता है कि आप 11-12 साल तक किसी विषय पे। देखिए अनुपम जी, यह मैं मानता हूँ कि लेखन का कर्म जो है वह कहीं से ग्लैमरस कार्य नहीं है। यह दरअसल एक ऋषि कर्म है। प्राचीन युग की कथा पढ़ते हैं हम लोग, ये हजार सालों तक, वर्षों तक ऋषि मुनि तपस्या करते थे। उनके शरीर पर घास फूस जंगल उगाता था और तब उनकी तपस्या पूरी होती थी।
तो हम लोग तो 11-12 साल ही से बैठते हैं भैया। जी। तो बस 5 साल, 7 साल, 10 साल, 11 साल, तो यह दरअसल ऋषि कर्म है, यह संत कर्म है। तो इसमें वह संघर्ष है, वह साधना है, वह धीरज रखना ही होगा। और एक बात तो है ना, मैं तो जर्नलिज्म में लंबे समय तक रहा, तो जर्नलिज्म को अनुपम जी कहते हैं लिटरेचर इन हरी, जल्दबाजी का साहित्य। लेकिन साहित्य जो है वह लिटरेचर इन हरी नहीं है, ये हाथी का पांव है। पत्रकारिता अगर हिरन का पांव है कि बहुत तेज रफ्तार से हिरन दौड़ता है, क्योंकि सुबह अखबार लेके पहुंचना है हॉकर को, लेकिन किताब हाथी का पांव है, वह धीरे धीरे आएगा लेकिन इंप्रेशंस छोड़ता हुआ जाएगा। जब आप सुबह उठेंगे और रास्ते में जब आप देखेंगे कि उसका जो फुटप्रिंट्स देखेंगे तो आपको लगेगा कि हाथी गुजरा, और वो याद रह जाता। इसलिए समय लगता है। और कोई भी क्वालिटी की चीज, मैं तो उन आदरणीय लेखकों के चरण छूना चाहता हूं जो कहते हैं मैंने 150 किताबें लिखी, मैंने 50 उपन्यास, 40 कथा संग्रह, 10 कविता संग्रह। मैं कहता हूं भाई ये भगवान है या मतलब इनका तो चरणामृत भी है, हम संभव है। जीवन में अगर 5-6 किताब आप अच्छी से बढ़िया लिख लेते हैं, ठीक ठाक संतोषप्रद, मैं समझता हूँ काफी ठीक बात। मेरा ख्याल है वक्त लगता है, वक्त लगता है। मेरा ख्याल है कि ये सिर्फ साहित्य के साथ ही नहीं है, बल्कि दुनिया की जितनी महान कलाएं हैं उन सभी के साथ ये नियम कह सकते हैं, क्या कहें कि ये लागू होता है कि वो बहुत धैर्य मांगती हैं आपसे, बहुत धीरज मांगती हैं। और पिकासो से एक महिला मिली एक जगह, तो अपना लेटर पैड थमा के कहा कि पिकासो आपका फला स्केच जो है वो क्या आप मुझे बना दे सकते हैं? पिकासो ने कहा लाइए पैड, पेन लिया, और पिकासो ने 1 से 1.5 मिनट के अंदर वो स्केच खींच के साइन किया, दे दिया। वो महिला चकित रह गई, कहा पिकासो आपने 1 से 1.5 मिनट के अंदर इसको बना दिया। पिकासो ने कहा कि मैंने जिस स्केच को आपको, जो बहुत ही मशहूर ये स्केच मेरा है, मेरा सिग्नेचर स्केच है, उसको मैंने तो आपको 1.5 से 2 मिनट में बना के दे दिया, लेकिन मुझे 30 साल लगे इस पर अभ्यास करने में। तो ये निरंतरता की चीज है, कंसिस्टेंसी मांगता है। ये मैंने कहा ना, ये संत कर्म है, और संत कर्म में जीवन ऐसा ही है। आपको उसी धैर्य से, उसी सादगी से, उसी संघर्ष से आपको जीवन व्यतीत कर। देखिए अनुपम जी, मुझे किसी डॉक्टर ने तो कहा नहीं था कि भाई साहब आप लेखक बन जाएं। ठीक बात, ठीक बात। हमारा चुना हुआ सावन है जी, ये हमारा चुना हुआ सावन है। तो जिस सावन को हमने चुना है उसका सम्मान तो हम करेंगे, उसका उससे अनुराग तो हम करेंगे। बिल्कुल बिल्कुल। इसी मतलब यही ठीक बात जो है वो मेरे उस्ताद भी कहते थे, जो मुझे संगीत सिखाते थे। तो वो कहते थे कि डॉक्टर ने नहीं कहा है कि म्यूजिक सीखो, वो ठीक यही कहते थे। सही बात है, करना है तो मतलब जो है वो। अब बाबा अलाउद्दीन खान साहब के पास में जो संगीत सीखने मैहर जाते थे, तो बाबा अलाउद्दीन खान साहब का जो वो पानी वाला बधना था बर्तन, वो शिष्य को कहते 1 साल तक कहते थे मजो इसको। ऐसा नहीं था कि उसको नौकर की तरह वो व्यवहार करते थे, वो उसका धैर्य परखते थे कि मेरे इस शिष्य में धैर्य है कि नहीं। अगर वह सच में किसी दिन बिना प्रश्न किए कि बाबा हम तो संगीत सीखने आए थे, आपका बर्तन भरने नहीं आए थे, लेकिन शिष्य में वह श्रद्धा होनी चाहिए, आस्था होनी चाहिए, और तब कहते थे अच्छा ये राग शुरू करो। उस राग पे बाबा अलाउद्दीन खान साहब मान लीजिए 3 साल रगड़वाया उसको। आज का शिष्य हो सकता है कहे कि सर नमस्ते करते हैं, 3 साल में अगर यही करता रहूंगा तो फिर बाकी मेरी तो जिंदगी चली जाएगी। नहीं, कला को धैर्य चाहिए, कला को समर्पण चाहिए। अगर वह नहीं है तो कला नहीं खिलेगी। और दूसरी बात, मैं आपको 1-2 बातें कहना चाहता हूं। मेरे जीवन में 2 महत्वपूर्ण व्यक्ति हुए जो मेरे लेखन के लिए, मैं जिनको की आदर पूर्वक हमेशा याद करता हूं, और आज भी मैं कहना चाहूंगा। पत्रकारिता में जब मैं था, माया पत्रिका जो समाचार पत्रिका थी, इलाहाबाद से निकलती थी अनुपम जी, तो उसमें हमारे संपादक थे बाबूलाल शर्मा जी, दुनिया में अब नहीं है। मैंने वैसे सुरेंद्र प्रताप सिंह के साथ भी काम किया रविवार में,
उदयन शर्मा के साथ भी किया, और भी कई कुछ संपादक रहे, लेकिन आई टेल यू, बाबूलाल शर्मा जैसे संपादक विरल थे। वो कहते थे जब हम लोग, और उनकी परीक्षा, उनकी जो कसौटी थी, तो वो जब हम लोग रिपोर्ट भेजते थे तो वो कहते थे भाई इसमें तो टुकड़ा मिल ही नहीं रहा है, सिर्फ शोरबा है। जी। तो यानी सब्जी आप बनाते हैं, सिर्फ झोल मिले आपको कटोरे में, आपको आलू या गोभी या जो कुछ भी सब्जी है, परवल, उसका कोई टुकड़ा ही नहीं मिले, तो झोल लेकर के कितना पिएंगे आप? तो वो कहते थे भाई इसमें शोरबा ही है, शोरबा, टुकड़े नहीं मिल रहे हैं। तो कहने का मतलब यह है कि सिर्फ हम विमर्श पर उपन्यास नहीं लिख दे सकते। कथा क्या है जी, कथा कहिए, किस्सा कहिए। और जैसे मेरे दागिस्तान में, मतलब जिस शैली में मेरे दागिस्तान को लेखक ने लिखा है, वो तो शुरू ही करते हैं कि मैं कुछ लिखना चाहता हूं, और आखिर तक वो कहते हैं कि मैं कुछ लिखना चाहता हूं, उपन्यास समाप्त हो जाता है मेरे दागिस्तान। लेकिन एक पृष्ठ भी आपको छोड़ने का मन नहीं करेगा। इन दिनों बड़ी चर्चा है कि साहित्य में पठनीयता भी आवश्यक नहीं है। अरे भाई, पठनीयता नहीं रहेगी तो क्या हम टेबल पे और अपने बुक शेल्फ पे सजाने के लिए किताब खरीदेंगे? कोई पाठक खरीदेगा? पठनीयता, रंजकता अनिवार्य तत्व है, रम्यता अनिवार्य तत्व है। जैसे नाटक के बारे में कहते हैं, काव्येषु नाटकम रम्यम, रम्यता, तो रम्यता होगी तो पठनीयता होगी। लेकिन हम कहें नहीं साहब इसमें पठनीयता रम्यता ना हो, आप ये बहुत महान कृति है, तो ऐसा नहीं होता है। दूसरा, आजकल यह भी दौर चला है विमर्श का, और विमर्श पे 400 पेज, तो भाई कहानी बताइए। जो हमारे बाबूलाल शर्मा कहते थे हमसे, सिर्फ शोरबा है, विमर्श जो है वो सिर्फ शोरबा है। कहानी उसमें आलू का टुकड़ा है, गोभी है, परवल है, मैं ऐसे बता दूंगा, वो है। कंटेंट इज किंग। जर्नलिज्म में हम लोग, तो बाबूलाल जी हमें कहते थे कि कंटेंट क्या है, कंटेंट पर ध्यान दीजिए। आपकी भाषा बहुत सुंदर है, आपने बड़ा शैली में करिश्मा कर दिया है। अरे यार, रीडर चाहता है बताओ कथा। प्रेमचंद को देखिए ना, सीधे कहानी शुरू करते हैं। टॉल्स्टॉय को देखिए, सीधे कहानी। चेखव को आइए, सीधे कहानी शुरू करते हैं, कोई टेंट्रम नहीं, कोई भाषणबाजी नहीं। कथा को वह चाहिए। किस्सा कहिए, किस्सा। हम लोगों का देश अभी यूरोप में बहुत से सी कहानियां और नॉवेल का जो कंसेप्ट है, लेकिन आप ये हमें बताएं कि कथा जो है वह, उसकी उत्पत्ति तो भारत से हुई है। कथा कहिए। और व्यास गद्दी पर जब बैठते हैं, जाइए वृंदावन, तो जब व्यास गद्दी पर कोई बैठता है और जब कथा शुरू कर, तो दरअसल लेखक जब लिखने के लिए बैठता है वह व्यास है और उसको कथा कहनी है। कथा में इतनी रम्यता हो कि मंत्रमुग्ध हो श्रोता, वह इधर उधर नहीं देखे, वो चाय पीने और पानी पीने नहीं चला जाए कि ये व्यास गद्दी पे बैठा आदमी बकबक कर रहा है, यार चलो थोड़ी चाय पी के आते हैं। व्यास गद्दी की अपनी गरिमा है और उसका दायित्व भी है। विष्णु शर्मा की कथा पंचतंत्र क्या है अनुपम जी? पशु पक्षियों की कथा के माध्यम। लेकिन आप जब एक लाइन पढ़ेंगे तो आपको लगेगा हम पढ़ते चले। ठीक बात। तो वह जो रम्यता है, वह जो कथा तत्व है जी, वह मिस करे या उचित नहीं। और विमर्श को लेकर के हम लोग स्त्री मुक्ति, और इस विमर्श पे एक उपन्यास लिखे, ये दया, ये करुणा, ये स्त्री का संघर्ष, और लंबे लंबे हम स्पीचेस दें कि स्त्री बेचारी दमित है। अरे कथा से क्या, कथा ऐसी उसमें बता दो कि रीडर रिसीव कर ले कि हाँ सचमुच दमन हो रहा है उसमें। कथा कहो। मुश्किल क्या हो रही है इन दिनों, ये कथा की जगह विमर्श कूद के आ गया है आगे, और उसके बाद उसमें क्या है कि वो फिर टिक नहीं पाती है। चीजें आती हैं, अभी मीडिया बहुत ताकतवर है, बहुत सी चीजें चर्चा में आती हैं, लेकिन वो फेड कर जाती है ना। तो बात क्या है, अभी जितने संसार में लेखक हैं, भारत ही नहीं, सबके मन में कई ऐसे वरिष्ठ लेखक भी हैं जिनके मन में कामना हो। लिखना शुरू करने से पहले अनुपम जी कहते हैं, मैं जो इस बार लिखने जा रहा हूं उसको साहित्य अकादमी मिलेगा, क्या नहीं ज्ञानपीठ मिलेगा, व्यास सम्मान मिल जाए। आपके जो एंसेस्टर थे तुलसी बाबा, तुलसीदास,
उन्होंने क्या कहा है? स्वांतः सुखाय तुलसी रघुनाथ गाथा। उन्होंने नहीं कहा कि भगवान राम को प्रसन्न करने के लिए मैं रघुनाथ की गाथा लिख रहा हूं, सीता को खुश करने के लिए, मैं सीता मैया को खुश करने के लिए ना। वो कहते हैं स्वांतः के सुख के। तो आपका स्वांतः जब प्रसन्न होता है और तृप्त होता है, ब्रह्मांड प्रसन्न होता है, यूनिवर्स प्रसन्न होता है, यह अंतरिक्ष प्रसन्न होता है। आप सिर्फ यह सोचिए ना कि आप अपने आनंद के लिए लिख रहे हैं, तो सब कुछ ठीक बात, ठीक बात। मैं अभी यहाँ मुरारी बापू के रूप में नहीं आया हूँ, साहित्य का मुरारी बापू नहीं बनना चाहता। मैं समझता हूँ कि कुछ पृष्ठ पढ़ दूंगा। जी 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 जी। इसका पहला चैप्टर का एक पेज में थोड़ा पढ़ता हूँ। इसका शीर्षक है मधुमक्खी का डंक। पणजी कभी इतना सुंदर नहीं था जितना कि वसंत की आज की इस सुबह। पणजी कभी इतना सुंदर नहीं था जितना कि वसंत की आज की इस सुबह। अलस भाव से मंद मंद उभरते भोर की सफेदी की फैल रही अनेक मोहक चित्र विचित्र रंगत सृष्टि के चषक से छलक छलक कर 32 दांतों के संग मुस्करा रही है। भूत सफेद, शुभ्र सफेद, मोती सा धवल सफेद, ओस के कण सा पारदर्शी सफेद, फिर मलाई सी शुद्ध गाढ़ी सफेदी के बीच से खरबूज सी फूटती हल्की गुलाबी आभा, एक शिशु की कोमल अशीत आत्मा का अजगैबी रंग, एकदम बिंदास गोवन सोसेगात का दुलराया वातावरण, यानी लेट बैक, रिलैक्सेशन, बेफिक्री, मौज, पूरा चैन, यानी सुस्ती की मस्ती, यानी बारिश से धुलकर निकली उमकती इठलाती बसंत की हवा आज की यह सुबह दुलार में पणजी की नाक से अपनी नाक रगड़ रही है। मांडवी नदी के बाएं तट पर गोवा की यह प्यारी सी राजधानी प्राचीन समय के तेली गांव को काट कर बसाई गई थी। मांडवी और एल्टीनो पहाड़ी की युगल शोभा से सुसज्जित है पणजी। भारत का यह सबसे नन्हा मुन्ना प्रांत गोवा यूं ही नहीं रोम ऑफ द ईस्ट कहलाता रहा है, और पूरब के रोम गोल्डन गोवा की मनोहर राजधानी है पणजी। अनंत में अविराम पणजी पर बसंत कुछ अधिक ही मेहरबान होता है। फरवरी का महीना हालांकि होता तो नन्हा मुन्ना है, सबसे छोटा और गुट्टू मुट्टू, पर अनुराग में यह साल का सबसे लंबा महीना जान पड़ता है। और 2016 साल का यह फरवरी महीना तो कुछ ज्यादा ही राजा बाबू बनकर आया है। सैंड्रा रॉड्रिक्स के होठों पर सुबह सुबह बरबस आनंद थिरक गया। वंडरफुल डे। आज 5 फरवरी है। कल से 4 दिन का कार्निवाल शुरू। कल शाम 4 बजे से किंग मोमो के संग पणजी का कार्निवल फ्लोट परेड निकलेगा। द नैरो स्ट्रीट्स, आवर स्माइल्स वाइड, कार्निवल इज जस्ट टू रीच द टाउन, मॉम हैज अ रोज इन हर टीथ, द बेबी वियर्स अ क्राउन। कार्निवाल के आने के साथ ही जाने कहां से भर भर कर खुशी आने लगती है। पणजी हवाई अड्डा, मडगांव और वास्को द गामा रेलवे स्टेशन पर मुंबई सहित देश के विभिन्न हिस्सों से गोवा का कार्निवल देखने बड़ी संख्या में पर्यटक उतरने लगते हैं। विदेशी पर्यटक भी कहाँ रुकने वाले, खुशी चारों तरफ से उमड़ती। बड़े बड़े लाल फूलों के प्रिंट वाले अपने लंबे सूती सुर्ख नीले फ्रॉक की जेब से कंघी निकाल चैन से सैंड्रा ने बालों को संवारना शुरू किया। सुबह उठकर मुंह धोने के भी पहले वह अपने बाल बनाती है। लंबे चौड़े कदबुत, तीखे नाक नक्श और गुलाबी रंगत वाली सैंड्रा को अपने नितंब छूते बालों पर हमेशा से बड़ा नाज रहा है। अपनी मम्मी जैसे उसके बाल घने और सुनहरे हैं, पर उसके बालों में अब सफेदी फूटने लगी है। उसने तय कर रखा है कि कभी वह हेयर डाई का इस्तेमाल नहीं करेगी। जो है वह है। मम्मी के बाल बहुत झड़ गए हैं। बालों के झड़ने से डरती है मम्मी, इसलिए पाबंदी से अपने बाल वह डाई करवाती है और कहती है कि वे रूई सरीखे सफेद बालों वाली झुरकुट बुढ़िया बनकर नहीं रह सकती। ये पेजेस हैं। अब मैं आपको थोड़ा सा बीच का सुनाता हूँ। साल्वाडोर द मुंडो बस्ती है गोवा में, उसको लेकर एक चैप्टर है ऑल सोल्स डे। यह अक्टूबर मास के आखिरी दिन है। खेतों में धान लगभग पककर तैयार है। किसानों को बस अब धन कटनी की तैयारी शुरू करनी है। चंद दिनों बाद 2 नवंबर को ऑल सोल्स डे का आयोजन होगा। इसके अगले दिन से धन कटनी शुरू। साल्वाडोर द मुंडो में इस बार भी धान झमट कर हुआ है। हर साल की तरह गांव में भगवंत लाडू नाइक की उपज इस बार भी सबसे बम्पर है, एकदम गुलगुलित।
गांव की उप सरपंच रीना फर्नांडिस के शब्दों में चब्बी पैडी, मोटे सोटे गालों वाला मस्त धान। रीना ने गांव के सरपंच संदीप सलगांवकर से कहा है कि इस बार आगामी 23 दिसंबर को नेशनल फार्मर्स डे के अवसर पर गांव के पंचायत भवन में भगवंत लाडू नाइक का गांव के बेस्ट फार्मर के रूप में अभिनंदन कराया जाए। सरपंच संदीप समेत बाकी पंचायत सदस्यों ने भी अपनी सहमति दे दी है। तय हुआ है कि उप सरपंच रीना फर्नांडिस ही भगवंत लाडू नाइक को इस अवसर पर दिया जाने वाला मान पत्र तैयार करेगी। चर्च के पास स्थित दामोदर सुरलकर के गीतांजलि प्रिंटर्स में इसे छपाने की जिम्मेदारी भी रीना को सौंपी गई है। गांव में यह बात सुर्खियों में है। सल्वादोर दो मुंदो बस्ती में पहली बार इस तरह का आयोजन होगा। यह इस चैप्टर का नाम है माया। माया की वह एक पेंटिंग द डीप सी कितनी मायामय थी। आग, कोहरा और समुद्र का ब्रह्मांडीय रहस्य विचित्र विह्वलकारी। उन्हें याद है जब माया ने यह पेंटिंग पूरी की थी, उन्होंने उस रात पियानो पर एक्सेल रूडी पेल का यह गीत देर तक बजाया था। Where are we going? To whom are we running to? We search for the answers on and on. The cells are turning. We can feel the dark side of the sea. हम कहाँ जा रहे हैं? हम किसके पास जाने के लिए दौड़ रहे हैं? हम लगातार उत्तर ढूंढ रहे हैं। नाव का पाल रह रहकर मुड़ रहा है। हम समुद्र के अंधेरे को महसूस कर रहे हैं बहुत तीव्रता से। अभी एंटोनियो जवाहरलाल पिमेंटा को लगा है कि पियानो पर वर्षों पहले बजाया उनका धुन अस्पताल के इस कमरे में उभर रहा है। वे अचानक से हड़बड़ाकर उठ खड़े हुए हैं। इस तरह उनका उठना शायद माया को भी हैरान कर गया है, जैसे इतनी देर की माया की तंद्रा टूट गई है। उन्होंने आगे बढ़कर माया के सिर पर हाथ रखा है। माया के बालों में समय के साथ काफी सफेदी आ गई है। उन्हें एक पल के लिए लगा है कि इतनी देर से जब्त आंसू शायद ही वे रोक पाए। वे तेजी से निकलने को मुड़ गए हैं। एंटोनियो, माया की निस्तेज आवाज सुन उन्होंने पीछे मुड़कर देखा है। तुम अब मत आना, पता नहीं और कितने दिन हूं मैं, बस तुमको एक बार देख लेना चाहती थी। थैंक यू एंटोनियो। माया का स्वर रह रहकर अवरुद्ध हो रहा है। एंटोनियो जवाहरलाल पिमेंटा को देर से रोक कर रखे गए आंसुओं के कारण अपना शरीर कांपता हुआ लग रहा है। वह जल्दी से बाहर निकल आए हैं। उनकी चाल में एक डरावनी सी थकावट है। टैक्सी में वे कब बैठे हैं और कब उन्होंने ड्राइवर को बताया है कि उन्हें जनरल पोस्ट ऑफिस के पास टोबैको स्क्वायर जाना है, उन्हें कुछ याद नहीं। खिड़की के बाहर के सारे दृश्य हरी भरी आंखों में उन्हें धुंधले लग रहे हैं। यह सितंबर अब फिर नहीं आएगा। माया अब ज्यादा दिन नहीं है। माया को अब वे कभी नहीं देख पाए। आज की यह मुलाकात भी माया की मेहरबानी से हुई। अभी थोड़ी देर पहले कही गई माया की आखिरी बात, तुम अब मत आना, उनके मन पर हथौड़े की तरह लगातार बरस रही है। पर अपने जीवन के आगामी वर्षों में क्या वे सितंबर से कह सकेंगे डोंट कम सितंबर, डोंट कम सितंबर। 60 के दशक में अमेरिकन सिंगर और गीतकार बॉबी डैरिन का लिखा यह गीत जब कभी वे आगामी वर्षों में सुनेंगे तो उन्हें कैसा लगेगा? एवरीथिंग रॉन्ग गोना बी ऑल राइट कम सितंबर, हर बोन्स विल एक, हर माउथ विल शेक, एंड एज द पैशन डाइज her magic heart will break, her violet sky will need to cry, because if it doesn't rain, then everything will die. She needs to heal, she needs to feel something more than tender. Come September, come September. शरीर में एक गहरी पीड़ा उठेगी, उसके होंठ कांप जाएंगे और जैसे जैसे जुनून खत्म होगा उसका जादुई दिल टूट जाएगा। पर सितंबर आते ही हर वह चीज जो गलत थी वापस सही होती जाएगी। सितंबर आते ही उसके बैगनी आकाश को यूं फूट फूट कर रोने की जरूरत होगी, और अगर बारिश न हुई तो सब कुछ मर जाएगा। उसे खुद को ठीक करने की जरूरत है, उसे दोबारा महसूस कर पाने की जरूरत है। स्नेह से अधिक कुछ, स्नेह से अधिक कुछ। सितंबर आते ही आने वाले अनेक सितंबर में बीतती बरसात के बादलों के संग माया की नीली बातें और उसके साथ साझा दिनों की यादें फिर खो दे। तब सितारे रात चुराएंगे, तब सितारे रात चुराएंगे। एक जोर की सिसकी छूट गई। टैक्सी ड्राइवर ने चौंकते हुए पलट कर पूछा है, सर आप रो रहे हैं? नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं, हिचकी आ गई थी। एंटोनियो जवाहरलाल पिमेंटा अपने को भरसक संभालने की कोशिश कर रहे हैं। उन्हें लगा कि इस बेहवल क्षण में वे टैक्सी ड्राइवर से कह सकते तो कहते कि हाँ अभी रो रहा हूं, पर कल इन आंसुओं को समय चुरा लेगा, इन आंसुओं को समय चुरा लेगा।
शुक्रिया। बहुत शुक्रिया सर इस अच्छी बातचीत के लिए और इस मजेदार अंश पाठ के लिए। आपको बहुत शुक्रिया। जी आपको बहुत शुक्रिया कि कितनी मधुरता से और कितने धैर्य से आधे घंटे के से विलंब हुए इस कार्यक्रम को आपने बहुत आनंद से संचालित किया। जी मैं राजकमल प्रकाशन के हमारे प्रमुख, हमारे आदरणीय भाई श्री अशोक माहेश्वरी जी को मैं बहुत आभार कहता हूँ। आप सबको बहुत आभार कहता हूँ। और जो मैं कह रहा था कि श्री बाबूलाल शर्मा जो मेरे संपादक थे, और दूसरे एक व्यक्तित्व जिनको मैं प्रणाम करता हूँ इस अवसर पर, श्री रॉबिन, स्वर्गीय रॉबिन शॉकोस, जो हिंदी के एक बड़े लेखक थे, पटना में रहते थे और हम लोग उन दिनों किशोर अवस्था में थे, फिर कॉलेज में पढ़ते थे। पता चलता था एक बड़े लेखक रहते, फिर धीरे धीरे उनसे मिला, उनका स्नेह पाया। मैंने एक दिन उनसे पूछा, मैं उस समय जब पत्रकार के रूप में 3-4 पेज की रिपोर्ट्स लिखता था, तो मुझे लगता था कि भाई कोई व्यक्ति 200-400 पेज की किताब कैसे लिख लेता, क्योंकि एक सिटिंग में मैं 3-4 पेज छपा के, अगर वो 10 पेज की हैंड रिटन वो रिपोर्ट होती थी तो छप के 3-4 पेज की रिपोर्ट आती थी मैगजीन। तो मुझे लगता था भाई 400 पेज की किताब, 200 पेज की किताब कोई मनुष्य कैसे लिखता है, अचरज होता था। तो मैंने उनसे एक दिन पूछा कि ये किताबें कैसे लिखते हैं, तो उन्होंने मुझसे कहा कि तुम रोज कसम खाकर 5 पेज से या 3 पेज के बीच में तुम लिखा करो, किसी एक विषय को चुनकर उस पर रिसर्च करके काम करके तुम रोज लिखो। तो मैंने कहा तो क्या होगा, तो कहा मिनिमम तुमने अगर 3 पेज रोज लिखा तो महीने में कितना हुआ, मैंने कहा 90 पेज। कहा 3 महीने में कितना हुआ, तो मैंने कहा 270 पेज का उपन्यास हो गया, किताब बन गई। और चेखव कहते थे, अनुपम जी, एक नया लेखक गया उनसे मिलने के लिए, तो कहता था चेखव उसने कहा कि मुझे डर लगता है लिखने में कि मैं खराब न लिखूं। जी चेखव ने कहा उस नए लेखक से, सादे कागज से कहीं बेहतर होता है खराब लिखा हुआ कागज। खराब लिखे हुए को बच्चे तुम बेहतर कर सकते हो, सादे कागज पर तुम क्या करो। सबसे पहले तो डर खुद से होता है कि मैं बहुत खराब लिख रहा हूं, अरे नहीं लिख रही बात बनेगी। लेकिन एक मासूम बच्चे की तरह भीड़ में घुस जाना है, जन समुद्र में घुस जाना है, मजे लेना है, मजे लेना है और आनंद से किताब लिखनी है। पढ़ने वाले को ही मजा आ जाए, पढ़ने वाले को भी मजा आ जाए, है ना। जी तो बहुत आनंद आया। और मैं पुष्प जी को मैं आज विशेष रूप से स्मरण करता हूँ, बाबूलाल शर्मा जी को, जो कहते थे शोर सिर्फ शोरबा है, टुकड़ा नहीं है, कंटेंट दीजिए, कथा दीजिए। और दूसरी बात पुष्प जी ने जो मुझे कहा कि 3 पेज बच्चे रोज लिखो, तो इस तरह जब मैंने लिखना शुरू किया तो मैंने कई किताबें लिखी, तो मुझे लगा कि वाह, मैं तो महामंत्र मिल गया मुझको। तो आज जो हमारे जो पाठक सुन रहे हैं और जो लेखक बनने की हसरत रखते हैं, तो मैं समझता हूँ उनके लिए भी शायद ये फॉर्मूला काम आए। मेरे लिए तो ये बहुत काम आया। मैं सबको प्रणाम करता हूँ, अपने सभी श्रोताओं को। और आप हैं तो हम हैं। इसमें इस उपन्यास में मैंने एक कोट दिया है जो आरंभ के पृष्ठ पे ही है, उसको मैं पढ़ देना चाहता हूँ। व्लादिमीर नाबोकोव, जिनकी बहुत मशहूर कृति है लोलिता में व्लादिमीर नाबोकोव लिखते हैं, जो इस किताब में एक पृष्ठ में मैंने सिर्फ 2 पंक्ति दी है, राजा मोमो और पीली बुलबुल में, आई नीड यू द रीडर टू इमेजिन अस, और वी डोंट रियली एग्जिस्ट इफ यू डोंट। हम तभी अस्तित्व में हैं जब हमारे आदरणीय पाठक हमारे अस्तित्व पर यकीन करते हैं, हमारे पात्रों के अस्तित्व पर यकीन करते हैं, तभी हमारा साहित्य सार्थक। बहुत शुक्रिया, बहुत आभार, बहुत शुक्रिया सर। जो श्रोता हमसे जुड़े हुए थे, आप सभी का बहुत बहुत आभार। हम जल्दी एक और कार्यक्रम के साथ मिलेंगे। बहुत शुक्रिया।